बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 5 अभाज्य समय के 7वें भाग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 122 से 125 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और इस बीच दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जान लिया है। अभाज्य संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वो संख्या। और भाज्य संख्याएं हम ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। सह अभाज्य संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनके बीच एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो। आज के इस सेशन में विशेषकर हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है संख्याओं की विभाज्यता की जांच। कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है, इसकी जानकारी हम छोटी संख्याओं को तो देख के आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्याएं होंगी उन्हें सिर्फ देख करके ये बताना कि यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ और सरल विधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो आगे हम जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अभी तक हमने विभिन्न संदर्भों में संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात किए हैं, यह पता लगाने के लिए कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं, अथवा संख्या युग्म सह अभाज्य है या नहीं। छोटी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना सरल है। बड़ी संख्याओं के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कोई भी छोटी संख्या लेते हैं आप 1 से 100 तक के बीच में, तो आप आसानी से पकड़ लेते हैं। मान लिया जाए 10 लेते हैं, 10 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंडों को ज्ञात करने पे हम पाते हैं कि 10 जो है 1 से, 2 से, 5 से और 10 से विभाजित हो जाता है। इस प्रकार इसके 2 से अधिक गुणनखंड आता है, यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से मान लिया जाए हम लोग 19 लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो हम पाते हैं कि इसके केवल दो ही गुणनखंड हैं, 1 और 19, अतः यह एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जब हम बड़ी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने जाएंगे तो काफी समय लगेगा। मान लिया जाए एक उदाहरण के तौर पे 8560 लेते हैं। अब इसको चेक करते रहना होगा कि 8560 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होते हैं, इसके कौन कौन से गुणनखंड हैं। 1 से तो ये विभाजित होगा ही होगा, फिर 2 से ये होगा कि नहीं, इसके लिए हमें इसमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। 3 से यह विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमें 3 से इसमें भाग लगाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं। इस प्रकार यह एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, काफी समय लग जाएगा। यह बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्या आप उन्हें ज्ञात कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। हम विभाज्यता के नियमों को जो आगे जानने वाले हैं, अगर हमें विभाज्यता के नियम पता होंगे तो हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि यह संख्या जो है किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम 10 से विभाज्यता के नियमों को जानेंगे। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें जो है 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आइए 10 को उदाहरण के रूप में लेते हैं। क्या 8560 जो ऊपर हमने संख्या ली थी, संख्या 10 से विभाजित होती है? दूसरे तरीके से हम पूछते हैं कि क्या संख्या 10 जो है 8560 का एक गुणनखंड है? इसके लिए हम 10 के गुणजों के पैटर्न को देखते हैं। 10 के गुणज कौन कौन हो सकते हैं? तो 10 के गुणजों को जब हम लिखते जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके सभी गुणज के इकाई के स्थान पे केवल 0 आता है और कोई संख्या नहीं आती है।
यहाँ क्वेश्चन है कि क्या 125 संख्या 10 का गुणज है? क्या पिछले अनुक्रम में यह संख्या दिखाई देती है? क्यों या क्यों नहीं? तो हम कहेंगे कि 125 जो है 10 का गुणज नहीं है, क्योंकि ये 10 के गुणजों के जो अनुक्रम है उसमें दिखाई नहीं देता है। जैसे 100 के बाद आता है 110, 110 के बाद आता है 120, 120 के बाद 130 आता है 10 के गुणजों में, 125 नहीं आता है। क्योंकि 10 के जो भी गुणज होते हैं उसके इकाई के स्थान पे क्या आता है? 0 आता है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 8560 संख्या 10 से विभाजित है या नहीं। क्या कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ये संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 होता है वो 10 से क्या हो रहा है? पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अतः 8560 भी 10 से पूरी तरह क्या होगा? विभाजित होगा। तो यहाँ पे जो रूल निकल के आया बच्चों कि 10 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो हम कहेंगे जो संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं वे 0 पर समाप्त होती हैं। ठीक है, यानी कि उसके इकाई के स्थान पे क्या होता है? 0 होता है। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि क्या आप इससे सहमत हैं? तो लिखेंगे हाँ, हम इससे सहमत हैं। क्लियर है? तो अब आपको याद रहेगा, कोई भी संख्या ले लें, अगर उसके इकाई के स्थान पे यानी कि उसका जो अंतिम अंक है 0 है, अगर वो 0 पे समाप्त हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो संख्या 10 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आगे हम 5 से विभाज्यता के नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 5 से चेक करते हैं। 5 एक अन्य संख्या है जिसकी विभाज्यता को सरलता से जांचा जा सकता है। हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 5 के गुणजों के एक अनुक्रम बनाइए। तो 5 का पहाड़ा लिखते जाएं आप। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे करके ये अनुक्रम जो है, ये पैटर्न जो है चलता रहेगा। इन संख्याओं में आप क्या देखते हैं? क्या आप इनके अंतिम अंक में कोई पैटर्न देखते हैं? बिल्कुल आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे कि इसका जो इकाई का अंक है या फिर अंतिम अंक कहें तो या तो 5 है या 0 है। यहाँ देखिए 5, यहाँ 0, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ अगला जो 30 आएगा उसमें 0, फिर 35 आएगा इसमें 5। इसका अंतिम अंक हम देख पा रहे हैं कि या तो 0 पे समाप्त हो रहा है या 5 पे समाप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है जो इसके अंतिम वाले अंक में आता है, यानी इकाई के स्थान पे आता है। आगे दिया है कि 399 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 5 से विभाजित होती हैं? क्या 8560 संख्या 10 से विभाजित होती है? तो हमें सबसे पहले बताना है 399 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 5 से विभाजित होती है। तो आप देख सकते हैं कि 399 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 9 है। अगर हम इसे 395 लिख दें, कितना लिख दें? 395, जो 399 से छोटी और सबसे बड़ी संख्या होगी जो 5 से विभाजित है। तो ये हो जाएगा आपका 395। और दूसरा है कि क्या 8560 संख्या 10 से विभाजित होती है? तो इसका जवाब होगा हाँ, ये जो है 10 से विभाजित होती है। हम पहले ही चेक कर चुके हैं, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 है, इसका अंतिम अंक 0 है, अतः यह 10 से विभाजित है। अब है कथन पर विचार कीजिए। जो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं वे या तो 0 पर समाप्त होती हैं या 5 पर समाप्त होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी भी देखा ही है कि 5 के गुणजों को लिखने पे या तो उसके अंतिम अंक में 0 आता है या 5 आता है। तो यही इसका नियम हो जाएगा। जो संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं 0 पर समाप्त होती हैं या 5 पर समाप्त होती हैं। तो 5 से जो विभाज्यता के नियम हैं वो यहाँ पे आपको पता चल गए। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंतिम अंक यानी कि इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो आप कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी।
क्वेश्चन है कि क्या आप इससे सहमत हैं, तो लिखेंगे हाँ मैं इससे सहमत हूं। क्लियर है। चलिए आगे है 2 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। 2 के कुछ प्रारंभिक गुणज अगर हम देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से ये फिर 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ये चलता रहेगा। आप यहां क्या देखते हैं, क्या इनके अंतिम अंक में कोई पैटर्न दिखता है? तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 0 आ गया, फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 0 आ गया, फिर जब आप 22 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 24 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें एक पैटर्न है। इसके जो अंतिम अंक हैं या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। आगे यहाँ क्वेश्चन है कि क्या 682 2 से विभाजित होती है? क्या हम इसका उत्तर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दे सकते हैं? इसको हम देख करके ही बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है देखिएगा 2 है, और 2 के गुणजों को जब हमने निकाला था तो हमने देखा था कि 2 के गुणज में ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम अंक में 2 आता है वो 2 के गुणज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 682 जो है 2 से विभाजित होती है, ये सत्य है। फिर क्वेश्चन है कि क्या 8560 भी 2 से विभाजित होती है, क्यों या क्यों नहीं? तो इसका भी जो अंतिम अंक है देखिएगा 0 है, और हमने पाया था कि 10, 20, 30, 40 ये सारी जो संख्याएं हैं 2 के गुणज हैं। 2 से ये सारी संख्याएं पूरी पूरी कट जाती हैं, यानी कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे या अंतिम अंक 0 भी हो तो भी वो 2 से विभाजित होता है। तो हम कहेंगे हाँ ये भी जो है 2 से विभाजित है। क्यों? तो क्यों के जवाब में हम लिखेंगे क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है। और आगे ये कथन आ भी गया, जो 2 से विभाज्यता के नियमों को हमें याद रखने के लिए बताया जा रहा है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे 0, 2, 4, 6 या 8 पर समाप्त होती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 682 जो यहाँ पे हमें दिया गया था ये 2 पे समाप्त हो रहा है, देखिए। और फिर 8560 जो है वो किस पे समाप्त हो रहा है? 0 पे। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो 0, 2, 4, 6 या 8 पर समाप्त होती हैं वो 2 से पूरी तरह क्या हो जाती हैं? विभाजित होती हैं। आगे है क्या आप इससे सहमत हैं? तो बिल्कुल हाँ मैं इससे सहमत हूं। आगे है 399 और 411 के बीच 2 के सभी गुणज क्या हैं? तो इसका उत्तर जो है देखिए, इतना दूर का जो उत्तर है इसी के नीचे लिखते हैं। 399 तो 2 से विभाजित नहीं होगा, ऐसे भी इसके बाद की संख्या हमें लिखनी होगी, क्योंकि 399 और 411 के बीच की हमें संख्याएं बतानी है जो 2 से विभाजित होती हैं या फिर 2 के गुणज हैं। तो 399 के बाद 400 आएगा जिसके अंतिम अंक पे क्या होगा? 0 होगा। तो ये 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी, 2 का गुणज होगा। इसी प्रकार 402 आप लिख सकते हैं, फिर 404, 406, 408 और फिर 410, क्योंकि इसके बाद 411 जो आ रहा है वो तो 2 से विभाजित नहीं होता है, और 399 से 411 के बीच की ही संख्याएं हमें बतानी थी। तो ये सारी संख्याएं होंगी जो 399 और 411 के बीच आती हैं और 2 के गुणज हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि ये 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं। और आगे है 4 से विभाज्यता। कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं? अगर हम इसके नियम को जान लें तो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को देखकर ही बता सकते हैं यह संख्या जो है 4 से विभाजित है या नहीं है। कोई संख्या 4 से विभाजित होती है इसकी जांच भी आसानी से की जा सकती है। इनके गुणजों को अगर आप देखें
तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 ये इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि गुणज का तो कोई लिमिट होता नहीं है, ये काउंटलेस होता है, चलता रहता है। क्या आप इनमें किसी पैटर्न को देखते हैं जिसका उपयोग किया जा सके? हमने इससे पहले 10, 5 और 2 के गुणजों के अंतिम अंकों में पैटर्न देखे हैं। जैसे 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं में जो है अंतिम अंक जो है 0 था। 5 वाले में अंतिम अंक में या तो 0 या 5 था, और 2 के गुणजों में जो अंतिम अंक थे वो 0, 2, 4, 6 या 8 होते थे। हम 4 के गुणजों में अगर ध्यान से देखें तो हमें अंतिम अंक में ऐसा कोई पैटर्न खास मिल नहीं रहा है। जैसे यहाँ देखिए 4 है, 8 है, 2 है, जबकि अगर आप फिर यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, तो ये श्योरली हम नहीं कह सकते हैं कि जिसके इकाई के स्थान पे 2 होगा वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि आप एक संख्या 22 को भी ले सकते हैं। 22 की इकाई के स्थान पे क्या है? 2 है। अंतिम अंक उसका भी 2 है, लेकिन वो 4 से नहीं कटता है। तो अंतिम अंक को देखकर केवल 4 के गुणजों को डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं। क्या हम अंतिम अंक देखकर बता सकते हैं कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 46 के भी इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है, जिस तरह से 16 के इकाई के स्थान पे 6 है, लेकिन 46 जो है 4 से नहीं कटता है ना, तो हम नहीं बता सकते हैं। यह पैटर्न यहाँ लागू नहीं होता। अब 12 और 22 को देखिए, इनका अंतिम अंक समान है, परंतु 12 तो 4 के गुणज हैं जबकि 22 नहीं है। इसी प्रकार आप 14 और 24 में अंतिम अंक को देख सकते हैं कि दोनों क्या है? समान है, लेकिन 14 जो है 4 से विभाजित नहीं होता, यानी कि ये 4 का गुणज नहीं है, जबकि 24 है। इसी प्रकार 16 और 26 में आप देखेंगे कि 16 जो है 4 का गुणज है, लेकिन 26 नहीं है, जबकि दोनों का अंतिम अंक क्या है? 6 ही है। 18, 28 में भी आप देख सकते हैं दोनों के अंतिम अंक में 8 है, लेकिन 18 जो है 4 का गुणज नहीं है, जबकि 28 जो है 4 का गुणज है। इसका अर्थ यह है कि संख्या के अंतिम अंक को देखकर हम नहीं बता सकते कि वह संख्या 4 का गुणज है या नहीं है। क्या हम इस प्रश्न का उत्तर संख्या के अंतिम के 2 अंक देखकर दे सकते हैं? 1 से 200 के बीच 4 के गुणजों की सूची बनाइए और पैटर्न खोजिए। तो आपको 200 तक लिख लेना है। किस तरह से लिखेंगे आप? 4 से स्टार्ट करिएगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ऐसे करके आपको कहां तक जाना है? 200 तक पहुंचना है। ये आप खुद से लिख लें। अब यहां आगे कुछ प्रश्न है। 330 और 340 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हों, साथ ही 1730 और 1740 तथा 2030 और 2040 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हों। आप क्या देखते हैं? यहाँ हमें 3 तरह की संख्याएं दी गई हैं, जैसे 330 और 340, यानी केवल 10 का अंतर है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 330 से 340 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से कितनी संख्याओं में 4 से पूरा भाग लग जाता है। तो 330 से 340 के बीच 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, इतनी ही संख्याएं हैं। अब इन सब में एक एक करके जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो हम पाते हैं कि 330 और 340 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं हैं वो 332 तथा 336 हैं। इसी तरह से जब हमें 1730 और 1740 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं बतानी हो तो यहाँ पे भी वही होगा, 1732 और 1736, क्योंकि 32 और 36 जो है 30 से 40 के बीच ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 4 से पूरा भाग लग जाता है। तो इसी प्रकार 2030 और 2040 के बीच जो है 2032 तथा 2036 ऐसी ही संख्याएं होंगी जो 4 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। इसी में अगला एक और प्रश्न था कि क्या
8536 संख्या 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 36 जो है 4 से विभाजित हो जाता है। तो अंत में अगर 36 है यहाँ पे इस संख्या के, तो ये संख्या भी जो है 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। जिस तरह से 336, 1736 और 2036 हमने देखा कि 4 से विभाजित हो जाती हैं, इसी तरह से 8536 भी 4 से विभाजित होगा। अभी और भी हम नियम जानने वाले हैं, 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो हम आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे हमें इन कथनों पर विचार करना चाहिए। जैसे सबसे पहला है कि किसी संख्या की 4 से विभाज्यता का निर्धारण करते समय उस संख्या के केवल अंतिम 2 अंक महत्व रखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप अंतिम 2 अंक ही देखें कि वो 4 से विभाजित है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें 4 से भाग लगाएंगे, अंतिम 2 अंक यहाँ पे 36 से 4 नंबर 36, 4 से ये पूरा पूरा कट जाता है। अतः ये पूरी संख्या 8536 भी 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह मूल संख्या यानी कि पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो यह भी बिल्कुल सही है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? तो हम लिखेंगे हाँ, मैं इससे सहमत हूं। तो 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हों, तो मूल संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। आगे है 8 से विभाज्यता। यह जानना रोचक है कि 8 से विभाज्यता की जांच भी सरलता से की जा सकती है। क्या इसके लिए अंतिम 2 अंकों का उपयोग किया जा सकता है? जिस तरह से 4 में हमने किया कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हों तो मूल संख्या भी 4 से विभाजित हो रही है। क्या 8 में भी ऐसा नियम हो सकता है? तो सबसे पहले इसे हम आइए चेक करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 120 और 140 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हों। साथ ही 1120 और 1140 तथा 3120 और 3140 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हों। आप क्या देखते हैं? तो यहाँ पे देखिए सब में जो है, जैसे 120 से 140, 20 से 40 का ही डिफरेंस है। इसी तरह से 1120 और 1140 में भी 20 और 40 से ही डिफरेंस है। इसी तरह से 3120 और 3140 में भी 20 से 40 का ही संख्या लेना है। तो हम सबसे पहले 120 और 140 के बीच ऐसी संख्याएं लेते हैं जिसमें 8 से पूरी तरह से भाग लग जाता है। चलिए आइए इसे देखते हैं। 120 और 140 के बीच जो है संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 28, 29, 30 है ना। फिर 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 और 139, इतनी संख्याएं होंगी। जब हम इन सब में 8 से एक एक करके भाग देंगे तो पता चलेगा कि 8 से जो है 128 और 136 में जो है पूरा पूरा भाग लग जाता है। इसी तरह से जब आप 1120 और 1140 के बीच की संख्याओं में 8 से भाग देते हैं तो पाते हैं कि 1128 और 1136 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। याद रखिए यहाँ पे भी 28, 36, यहाँ भी 28, 36। इसी तरह से 3120 और 3140 के बीच भी ऐसी संख्याएं जो 8 से विभाज्य हैं, 3128 और 3136 है। अतः हम पाते हैं कि 128 तथा 136 जो है यहाँ पे 8 से क्या हैं? विभाज्य हैं। आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि 8560 के अंतिम 2 अंक जो 6 और 0 है इस प्रकार बदलिए ताकि परिणामी संख्या जो है 8 का गुणज हो, यानी 8 से उसमें पूरा पूरा भाग लगे।
तो इसके हल के रूप में आप लिख सकते हैं कि अंकों को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8560 स्वयं ही 8 से पूरी तरह विभाज्य है। जब 8 से आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये पूरी जो है विभाजित हो जाती है 8560। अंतिम दो अंकों को बदलने पर संख्या जो है 8506 हो जाएगी, जो 8 से विभाज्य नहीं है। अंतिम दो अंक में जैसे 6 और 0 था, इसको 0 को अगर पहले लिख लें और 6 को बाद में लिख लें तो 8506 हो जाएगा। और 8506 में आप 8 से भाग दीजिए, इसमें आपको पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। परंतु यदि हम 60 के स्थान पर जो अंतिम दो अंक है उसके स्थान पर 04 या 12 या 20, 28, 36, 44, 52, 76, 84, 92 इस तरह की संख्याएं लिखें तो हम पाते हैं कि इनमें 8 से जो है पूरी तरह से भाग लग जाता है। जैसे 8504, 8512, 8520, 8528, 8536, 8036, 844 हो गया, 544। इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं कि ये सारी संख्याएं जो है अगर इनके अंतिम दो अंकों को इन संख्याओं के साथ रिप्लेस करें तो वो जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब हम इन कथनों पर विचार करके पता कर सकते हैं कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं जो हैं विभाजित होती हैं। पहला, दी गई संख्या 8 से विभाज्य है यह पता करने के लिए केवल अंतिम 3 अंक ही महत्व रखते हैं। यानी कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम 3 अंकों को देखकर ही हम बता सकते हैं कि उस संख्या में 8 से भाग पूरा पूरा लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट है, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह मूल संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि यदि मूल संख्या 8 से विभाज्य है तो उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। समझ आ गया? आपको क्या करना है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई होगी, आप उसमें क्या करेंगे, अंतिम के 3 अंक को ले लेंगे। अगर हम 3136 उदाहरण के तौर पे लें तो इसके अंतिम 3 अंकों में एक बार भाग लगाएंगे। 8 इकाई 8, 13 में से 8 जाएगा 5, 5 पर 6 56, 8 सत्ते 56। तो ये जो है पूरा पूरा लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होता है। अतः ये संख्या 3136 भी 8 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि हाँ मैं सहमत हूं, हाँ मैं सहमत हूं। क्लियर है? हमने देखा कि कोई संख्या गुणनखंड है या नहीं यह जांचने के लिए हमेशा लंबी विभाजन विधि की आवश्यकता नहीं होती है। हमने कुछ अवलोकनों के उपयोग से 10, 5, 2, 4 और 8 के लिए सरल विधियां निकाली हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं, जिसके इकाई के स्थान पे या फिर कहें कि अंतिम अंक 0 होता है वो 10 से विभाजित होती हैं। 5 के लिए भी हमने देखा कि जिसके अंतिम अंक में 0 या 5 होता है वह 5 से पूरी तरह विभाजित होता है। 2 से वो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। इसी तरह से 4 से वे सारी संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हों। और 8 से विभाज्यता के नियम में हमने सीखा कि जिस संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह मूल संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। क्या हमारे पास अन्य संख्याओं के लिए भी ऐसी सरल विधियां हैं? तो हैं। यहाँ पे हमने 3 से नहीं सीखा, 7 से नहीं सीखा, 9 से नहीं सीखा। हम अगली कक्षाओं में 3, 6, 7 और 9 से विभाज्यता के परीक्षण करने के सरल तरीकों पर विचार करेंगे। पेज नंबर 125 में आगे है, आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन है, 2024 एक अधिवर्ष है जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, अर्थात फरवरी में 29 दिन होते हैं। अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुणज होते हैं। देखिए यहाँ पे एक जानकारी आ रही है कि जो भी वर्ष में 4 का गुणज होता है, जो भी वर्ष जो है 4 का गुणज हो वो सारी जो है अधिवर्ष या लीप ईयर होती हैं।
सिवाय उन वर्षों के जो 100 से तो विभाजित हैं लेकिन 400 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसे वर्षों को छोड़कर। ए में आपको दिया गया है आपके जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष थे। तो इसे तो आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि आपका जो है जन्म वर्ष क्या है वो आप ही बेहतर जानते हैं। यहां हम मान लेते हैं कि जन्म वर्ष जो है 2011 है। यहां हम क्या मान लेते हैं, जन्म वर्ष मान लिया जाए कि आपका 2011 है। तो 11 में तो 4 से भाग नहीं लगेगा, 11 के बाद क्या आता है 12, और 12 में 4 से भाग लग जाएगा, अंतिम 2 अंक को ही हमें देखना है। तो इस तरह से जो है 2011 के बाद जो अधिवर्ष आने वाला था 2012 होगा, और इसमें फिर 4 आप बढ़ाते जाएं, 2016, 2020, 2024। इसी में दूसरा है 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे, क्योंकि 2024 से शुरू करना है और 2099 तक में देखना है कि कौन कौन से अधिवर्ष इसमें होंगे। तो जब पहला हमें पता है 2024, तो हम इसमें 4 आगे बढ़ाते चले जाएंगे, 2028, 2032, फिर 2036। यहाँ पे छूट गया था तो हमने बाद में लिख दिया 2036, फिर 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 76, 80, और फिर 2084, 2088, 2092 और 2096, क्योंकि हमें 2099 तक में ही रखना था। अभी हमारा 2025 चल रहा है, अगला जो लीप ईयर आने वाला है 2028 में होगा। इस तरह से यहाँ पे जो अधिवर्षों की संख्या पूछी गई थी कि कितने अधिवर्ष होंगे, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे ये सब। यहाँ से अगर आप सबको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अधिवर्षों की कुल संख्या कितनी है 19 है, 2024 से 2099 के बीच। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए जो 4 से विभाज्य हों और पैलिंड्रोम भी हों। क्या आपको पैलिंड्रोम संख्याएं याद हैं या आप भूल गए हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम उल्टा भी लिखें तो उतना ही आए, ऐसी संख्याओं को हम पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं। अब आप इस प्रश्न के उत्तर में या हल में आप इस तरह से लिखें, 4 से विभाज्य 4 अंकों की जो सबसे बड़ी पैलिंड्रोम संख्या है वो है 8888, और 4 से विभाज्य 4 अंकों की जो सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या है वो है 2112। इन सबको अगर आप उल्टा भी पढ़ेंगे तो 8888 ही आएगा, इसको भी 2112 ही आएगा। जैसे आप इस संख्या को अगर उल्टा करके भी लिखेंगे तो क्या होगा, पहले इस 2 को लिखा, फिर इस 1 को लिखा, फिर इस 1 को लिखा, फिर इस 2 को लिखा, तो भी 2112 ही है। कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 9999। तो इस तरह से जो हम सबसे बड़ी संख्याएं जो 9999 से पहले की देखते जाएंगे आप, तो 9889 आएगा, 9779 आएगा, 9669 आएगा, 9559 आएगा। ये सब पैलिंड्रोम संख्याएं हैं। 9449 है, 9339 है, 9229 है, 9119 है, 9009 है, 8998 है और फिर 8888 है। इन सब में एक एक करके अगर आप 4 से भाग देते जाएंगे तो आपको ये वाली संख्या मिलेगी जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो सबसे बड़ी जो 4 अंकों की संख्या है जो पैलिंड्रोम संख्या भी है और 4 से विभाजित भी होती है, 4 का गुणज भी है, तो वो होगा 8888। और इसी तरह से 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हमें पता है कि 1000 है। 1000 से आगे बढ़ते जाएं तो आपको जो पैलिंड्रोम संख्या मिलेगी 1111 मिलेगी, 1331 मिलेगी, 1441 मिलेगी, 1551, यानी कि इनको उल्टा भी अगर हम लिखेंगे तो भी 1551 ही आएगा। इसी तरह से 1661, 1771, 1881, 1991, 2002 और 2112, ये सारी संख्याएं जो है पैलिंड्रोम संख्या हैं। और जब हम इन सब में 4 से भाग लगाते जाते हैं एक एक करके तो हम पाते हैं कि 2112 में
4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अतः 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या 2112 है, जो पैलिंड्रोम संख्या भी है और इसमें 4 से पूरी तरह से भाग भी लग जाता है। तीसरा प्रश्न है, खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। ए नंबर में है, दो सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है, और इसी के बी में है, दो विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। आइए इसे हल करते हैं। पहला हमसे पूछा गया है कि दो सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है, तो इसका उत्तर होगा कभी कभी सत्य है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं 10 एक सम संख्या है, 14 भी एक सम संख्या है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 24 आता है, और 24 में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, 4 छके 24, यानी कि ये 4 से विभाज्य है। वहीं 12 और 10 भी सम संख्याएं ही हैं। इन दोनों को जोड़कर हमें 22 मिलता है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। 4 पचे 20, फिर 4 छके 24 हो जाता है, 22 नहीं आता है। इस तरह से यह कथन कभी कभी सत्य होगा कि दो सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। इसी का बी में है, दो विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। इसके उत्तर में भी हम लिखेंगे कभी कभी सत्य है। जैसे दो विषम संख्याएं 13 और 15 लेते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो 13 और 15 विषम संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ने पे 28 आता है, जो कि 4 से विभाजित है। 4 सते 28 होता है। वहीं अगर हम दो और विषम संख्याओं के रूप में 19 और 15 को लें तो इनको जोड़ने पे 34 आता है, जो कि 4 से विभाजित नहीं होता है। 4 8 32, 4 9 36, 34 4 के गुणज में नहीं है, अतः इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो इस तरह से यह कथन क्या होगा? कभी कभी सत्य होगा। आप इन संख्याओं के अतिरिक्त भी अन्य संख्या सोच के आप इसे हल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं में से प्रत्येक को ए में 10, बी में 5 और सी में 2 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं। आप पहले इसमें 10 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? आपको एक एक करके सारे संख्याओं में 10 से भाग देते जाना है और देखना है कि कितना कितना शेष बचा। फिर इन्हीं संख्याओं में 5 से भी भाग देते जाना है और इसके शेष को लिखते जाना है, और अंत में इन्हीं सारी संख्याओं में 2 से भी भाग लगाना है और देखना है कि शेष कितना बचेगा। चलिए, तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 से देते हैं इन सब में भाग, एक एक करके देखिए। जैसे 10 से आप इसमें भाग देंगे तो 10 सत्ते 70 लगेगा, 8 शेष बच जाएगा। तो ए नंबर में हमने यहाँ पे हल में लिखा है 10 से विभाजित करने पर शेष फल। ठीक है, 8 पहला में बचेगा। यहाँ पे देखिए आप 10 9 90 लगाएंगे, 9 शेष बच जाएगा। 173 है तो 170 तो 10 से कट जाएगा पूरा पूरा, शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। 572 में 570 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा। 980 तो पूरा ही 10 से विभाजित हो जाएगा, तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। 1111 की जगह अगर 1110 होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी कि 1111 में 1 शेष बच जाएगा। और इसी तरह से 2345 में जब हम 10 से भाग लगाएंगे तो 40 तो पूरा पूरा कट जाता है, तो 5 आपका क्या रहेगा? शेष बच जाएगा। इसी तरह से जब हम इन संख्याओं में 5 से भाग देंगे तो 75 अगर होता तो पूरा पूरा भाग लग जाता, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होता है वो 5 से कट जाता है। तो यहाँ पे 3 शेष बचेगा, है ना। और 99 है, 95 रहता तो पूरा पूरा कट जाता, 4 शेष बच जाएगा यहाँ पे। 173 में 170 अगर होता तो 5 से पूरा पूरा कट जाता, 3 शेष बच जाएगा यहाँ पे। 572 में अगर 570 होता, क्योंकि 0 और 5 दोनों में से कोई भी अंत में हो तो 5 से पूरा पूरा भाग लगता है, तो यहाँ पे शेष 2 बचेगा।
980 है तो यहाँ पे कोई शेष नहीं बचेगा। 1111 है, अगर ये 1110 होता तो 5 से पूरा भाग लग जाता, तो यहाँ पे शेष के रूप में 1 रहेगा। 2345 है, ऑलरेडी अंतिम में 5 है तो इसमें कोई शेष नहीं बचेगा 5 से भाग देने पे, तो हम इसे 0 लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 से विभाजित करने पर जो शेषफल यहाँ पे रहने वाला है, पहला देखिए क्या है, 78 है, ये एक सम संख्या है और इसके अंतिम में 8 भी है, तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 0 शेष बचेगा। 99 है यहाँ पे दूसरा अंक, 98 होता तो पूरा पूरा लग जाता, तो 1 शेष रह जाएगा यहाँ पे। 173 है, 172 अगर होता तो पूरा पूरा भाग लग जाता, 1 शेष रह जाएगा। ऑलरेडी 572 है, अंतिम में 2 है तो पूरा पूरा भाग लगेगा। 980 में भी पूरा पूरा भाग लगेगा। 1111 है, 1110 होता तो पूरा भाग लग जाता, तो 1 यहाँ शेष बच जाएगा। और 2345 अगर 44 होता तो पूरा पूरा भाग लग जाता, तो यहाँ पे भी शेष के रूप में 1 बच जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षक ने पूछा कि 14,560 संख्याओं 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाज्य है। गुना ने इसमें से केवल 2 संख्याओं से 14,560 की विभाज्यता की जांच की और कहा कि 14,560 उन सभी संख्याओं से भी विभाज्य हैं, तो वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं? हमें संख्या दी गई है 14,560 और जांच करना है 2 से, 4 से, 5 से, 8 से और 10 से। केवल 2 संख्याओं को ही अगर हम जांच लें तो ओवरऑल हम बता पाएंगे कि ये संख्या जो है 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाजित होगी या नहीं। तो ये 2 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो 5 और दूसरी 8 हो सकती हैं। कैसे? इसका कारण यह है कि जो भी संख्या 8 से विभाजित होगी वो 2 और 4 से भी होगी, क्योंकि 8 के गुणनखंड में 2 और 4 भी आते हैं। जो संख्या 8 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो वही बात लिखा गया है। इसका कारण यह है कि 8 से विभाज्य संख्या निश्चित रूप से 2 और 4 से भी विभाजित होगी, तथा जो संख्या 5 और 2 से, यहाँ पे तो 2 का ऑलरेडी पता चल जा रहा है, 8 से है मतलब 2 से भी है, और जो संख्या 5 और 2 दोनों से विभाजित हो तो वो 10 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं। इस तरह से गुना ने केवल 5 और 8 से भाग दे करके ये जान लिया कि इस संख्या में सारी संख्याओं से भाग देने पर यह जो है संख्या उन सारी संख्याओं से विभाज्य हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के हल में हम देख चुके हैं कि जो संख्याएं 5 और 8 से विभाजित हो जाएंगी वो जो है 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाजित हो जाएंगी। जब हम 5 से इन सारी संख्याओं में देखते हैं तो केवल 5,600, 6,000 और 7,76,22,160 में जो है 5 से भाग लग जाता है, क्योंकि इन सब संख्याओं का अंतिम में जो अंक है वो 0 है, तो 0 या 5 होने से 5 से भाग लग जाता है। इसी तरह से जब हम 8 से इन सारी संख्याओं में भाग लगाते हैं तो ये अंतिम जो 3 संख्या है 5,600, 6,000, 7,76,22,160, इन तीनों में भी 8 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, क्योंकि आप इसमें भाग लगा के देख सकते हैं। अतः दी गई संख्याओं में 5,600, 6,000, 7,76,22,160 ही ऐसी 3 संख्याएं हैं जो 5 से भी भाग लग जाता है और 8 से भी विभाज्य हैं। अतः ये तीनों संख्याएं जो है 2, 4, 5, 8 और 10 से भी विभाजित होंगी, क्योंकि जब 8 से विभाजित हैं तो 2 और 4 से तो होंगी ही होंगी, और जब 5 से विभाजित हैं और 2 से भी विभाजित हैं तो वो 10 से भी विभाजित होंगी। चलिए अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 हो। दोनों संख्याओं का इकाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए।
प्रश्न के हल के लिए सबसे पहले हम 10,000 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से देखिए 2 पचे 10, 3 0 उतर गया। फिर 2 से इसमें देंगे तो 25 दूना 50 और 2 0 उतर जाएगा। और फिर 2 से 250 में जब भाग देंगे तो 125 और 1 0 उतर जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 1250 में तो 625 आएगा। अब 625 जो है 2 से नहीं भाग लगेगा, सीधा इसमें 5 से भाग लगेगा। 125 पचे 625 होता है। और फिर 5 से 125 में भाग देंगे तो 25 आता है। 25 पचे 125 और फिर 5 पचे 25 और 5 इकाई 5। कुल मिला के 10,000 बराबर जो है 4 बार 2 और 4 बार 5 आता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अतः वांछित दो संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 नहीं हो, हम इन दो संख्याओं को ले सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625। ये दो संख्याएं ले सकते हैं, 16 और 625। इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो 10,000 ही आएगा और इन दोनों संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0 भी नहीं है। इस तरह से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। एक और सेशन में हम इस पूरे अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि एक और सेशन के बाद जो है अध्याय जो 5 है अभाज्य समय यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन हेल्पफुल लगा, पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।